हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का वीडियो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मराठी में बनाया था, आज का वीडियो अपन हिंदी में ला रहे हैं। जिन्हें मराठी में दिक्कत है उनके लिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोचिंग क्लासेस की डार्क रियलिटी के बारे में, जिसके बारे में कोई डिस्कस करना नहीं चाहता और ये रियलिटी कोई भी बताना नहीं चाहता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। पहले थोड़ा सा 5 मिनट में अपन ये देख लेंगे कि 10वीं के बाद बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ, फिर आगे हम जाएंगे कोचिंग की रियलिटी के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों भी, कि 10वीं के बाद बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, है ना। व्हाट आफ्टर 10th के नाम पे हमें पता है कि बच्चा कहाँ जा सकता है। आर्ट्स में जा सकता है, कॉमर्स में जा सकता है, साइंस में जा सकता है, इसके अलावा पॉलीटेक्निक में जा सकता है और आईटीआई में जा सकता है। ये फील्ड है। अब कोई बच्चा आर्ट्स करना चाहता है क्योंकि एमपीएससी यूपीएससी करना चाहता है, कोई कॉमर्स करना चाहता है, साइंस पॉली या फिर आईटी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा आर्ट्स इसलिए ले रहा है कि वो एमपीएससी यूपीएससी करना चाहता है, तो वो गलत डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि आपको बेसिक क्वालिफिकेशन ऐसा लेना चाहिए जिसके बेसिस पे आपको जॉब के चांसेस ज़्यादा हो, जो कि आर्ट्स में बहुत कम है। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्ट्स की फील्ड खराब है। जिसे जेन्युइनली इंटरेस्ट है आर्ट्स में, उसने आर्ट्स लेना चाहिए। दूसरा, कॉमर्स उन बच्चों ने लो जिसे सीए की तैयारी करनी है। अदरवाइज सिर्फ कॉमर्स लेना है करके ले रहे होंगे तो उससे बेहतर है कि आप साइंस में 11th-12th करो, फिर आप सोच सकते हो कि कॉमर्स में जाना है या नहीं। रही बात पॉलीटेक्निक और आईटीआई, तो पॉलीटेक्निक और आईटीआई उन बच्चे करते हैं, वो बच्चे करते हैं जिन्हें जल्द से जल्द जॉब चाहिए। वो कम सैलरी वाला भी रहा तो चलेगा, लेकिन घर की सिचुएशन उन्हें अलाउ नहीं करती। वो बच्चे पॉलीटेक्निक और आईटीआई के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है मेनली अबाउट साइंस फील्ड। अब साइंस में आने के बाद बच्चे 3 तरह की एडमिशन ले सकते हैं। एक होती है एडमिशन जनरल कैटेगरी, जनरल साइंस के लिए। दूसरा, बच्चे लेते हैं बायफोकल या जिसे ओकेशनल भी बोलते हैं। और तीसरा आता है फिशरीज के लिए। तो जनरल वो बच्चा लेता है जिसे सभी ऑप्शंस ओपन रखने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलॉन्ग विथ बायो। इसके साथ इंग्लिश रहता है और सेकंड लैंग्वेज रहती है, जो हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, मराठी हो सकती है, कोई भी, संस्कृत भी हो सकती है। बायफोकल या वोकेशनल वो बच्चा लेता है जिसे इंजीनियरिंग को जाना है, तो वो कंप्यूटर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच ले लेता है। इसके साथ उसके सब्जेक्ट बनते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसका ये सेकंड लैंग्वेज और ये बायोलॉजी सब्जेक्ट हट जाता है। ठीक है, फिर आते हैं फिशरीज। ये वो लेता है जिसे मैथ्स नहीं चाहिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को रखता है, साथ में इंग्लिश और इसके साथ फिशरीज। यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट हट जाएंगे, मैथ्स और सेकंड लैंग्वेज। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ एडमिशन। अब इसके बाद आने वाले करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं साइंस में। तो साइंस में हम एडमिशन कहाँ ले सकते हैं। साइंस में आने वाली फील्ड्स आती है फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर बनना हो तो, उसके बाद फार्मेसी, एग्री, बराबर, नर्सिंग और इसके अलावा सिंपल बीएससी। इतनी सारी फील्ड आती है। लेकिन इसमें से अगर हम सिर्फ बीएससी को छोड़ दें तो सभी फील्ड्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है। क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिसके बारे में कोई बराबर अवेयर कराना नहीं चाहता। ठीक है, तो हम उनके बारे में अभी बात करेंगे। तो अब साइंस लेने के बाद बच्चे के पास कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, थोड़ा हम देखते हैं। तो एक तो नेशनल लेवल की एग्जाम्स है। नेशनल लेवल में या फिर स्टेट लेवल में 2 तरह की एग्जाम्स की तैयारी बच्चा कर सकता है। अब नेशनल लेवल में कौन सा आता है, तो जेईई आता है, नीट आता है और एनडीए आता है। और स्टेट लेवल में एक ही एग्जाम है जिसे हम बोलते हैं एमएसटी सीईटी। ठीक है, अब जेईई जब हम बात करते हैं तो ये होती है ऑल इंडिया लेवल के जो नेशनल कॉलेजेस है, लाइक आईआईटीज और एनआईटीज, यहाँ एडमिशन लेनी होगी तो बच्चा कौन सी एग्जाम देगा। जेईई 2 पार्ट में होता है, पहले एक मेंस होता है फिर एडवांस होता है। मेंस अगर बच्चा क्वालिफाई कर जाए तो एनआईटीज के लिए और अपने स्टेट में एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है। एडवांस पास उसे होना जरूरी है अगर उसे आईआईटी में एडमिशन चाहिए। क्लियर? ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि हमें बातें कोचिंग रियलिटी की करनी है। नीट यानी बच्चे को अगर कोई भी डॉक्टर बनना है, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो, कोई भी, बीडीएस हो, वेटरनरी हो, तो उसे एक ही एग्जाम देनी पड़ेगी, दैट इज नीट। क्लियर? ये भी नेशनल लेवल की होती है। एनडीए, जिस बच्चे को डिफेंस में जाना है वो एनडीए के बारे में सोच सकता है। क्लियर? फिर आते हैं एमएसटी सीईटी में।
MST CET 4 कैटेगरी में एग्जाम लेती है। पहली कैटेगरी होती है इंजीनियरिंग की, एक आता है फार्मेसी, दूसरा आता है एग्रीकल्चर के लिए, BSc इन एग्रीकल्चर ना हो तो, चौथा आता है नर्सिंग के लिए। नर्सिंग के लिए पिछले साल से ही शुरू हुआ है। क्लियर? तो ये हो गए। अब ये हो गए CET, ये अपनी स्टेट लेवल की एग्जाम है, इसका स्टेट का सिलेबस होता है। और ये जो एग्जाम्स है JEE और नीट, ये नेशनल लेवल की है, तो इनका बेसिक सिलेबस होता है NCERT, जिसे हम नॉर्मली CBSE बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गए एग्जाम्स। अब एज अ पेरेंट और स्टूडेंट हमें ये सोचना है कि हमें नेशनल लेवल की तैयारी करनी है कि स्टेट लेवल की। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सबको पता है, पेरेंट्स को भी पता है और स्टूडेंट्स को भी पता है कि आगे चल के अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी और एग्जाम पास होकर ही हमें अच्छा जॉब मिल सकता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा कब देगा? आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मुझे बताइए, बच्चे को अभी से कॉम्पिटिटिवनेस में डालना सही नहीं है क्या? क्यों ना हम अभी से उसे कॉम्पिटिटिवनेस में डालें? जब तक आप उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डालोगे ही नहीं तो वो डेवलप कैसे होगा? और वो डेवलप नहीं होगा तो उसका एटीट्यूड कैसे बनेगा कॉम्पिटिटिव इनफ कि वो एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है? तो बच्चे में ये कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड लाने के लिए उसे बड़ी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी बोलना बहुत ज़रूरी बन गया है। लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हर बच्चा थोड़ी ना IIT जाएगा, हर बच्चा थोड़ी ना IIMS में एडमिशन होगी या गवर्नमेंट में नहीं होगी एडमिशन, चलो मान लेते हैं। लेकिन अगर बच्चा 2 साल एक अच्छी प्रिपरेशन में रहेगा तो वो उसके साथ प्रिपरेशन लाइफ लॉन्ग चलेगी, ये हम भूल जाते हैं। पर ये प्रिपरेशन वो कहाँ कर रहा है ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, अब बड़े इंस्टीट्यूट यानी आप समझ चुके हो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं अपने रीजन में भी वैसे भी। अब बड़े इंस्टीट्यूट्स का फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? नंबर्स पे। JEE नीट करना हो तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूट में गए तो अच्छे से होगा, लेकिन पेरेंट्स उसकी डार्क रियलिटी के बारे में अवेयर ही नहीं है, जो कि मैं आज बताना चाह रहा हूं। होता क्या है, मेयर इंस्टीट्यूट्स बड़े वाले आर फोकसिंग ऑन नंबर्स। मुझे बताइए, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है कि मेरी इतनी ही सीट्स है? नहीं बोलता। और जब भी आप जाओ एडमिशन लेगा ही लेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है बच्चे के साथ क्या होता है, उन्हें सिर्फ कैसे मतलब है नंबर्स। तो बड़े इंस्टीट्यूशन में नंबर्स पे फोकस है तो क्या होता है, नंबर ऑफ एडमिशन बहुत ज़्यादा होती है। सपोज 300-400 हो गई, अब 300 एडमिशन हो गई, 320 पकड़ लेते, 80-80 बच्चों का क्लास बन गया। कम से कम बोला मैंने, इससे ज़्यादा ही रहते बड़े इंस्टीट्यूट। बाहर गाँव जाओगे आप, नांदेड़ या नकोला, तो 300, 400 बच्चों का क्लास होता है। ठीक है, तो समझिए, तो ये क्लास बन गए। अब इन क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर्स है, तो एक आधे टीचर है, कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो, 2-2, 3-3 टीचर हो गए, नो डाउट। लेकिन उस टीचर को कहा जाता है आज आपको 3 क्लासेस लेने। फॉर एग्जाम्पल उसने तीनों क्लासेस लिए, एक क्लास 1.5 घंटे का होता है ऑन एन एवरेज, तो पूरा पकड़ के अगर अपन पकड़े तो 5 से 5.5 घंटे उसके टीचिंग में चले जाएंगे, आधा घंटा थोड़ा एडिशनल पकड़ के। अब मुझे बताइए, सच्ची में एक टीचर को उन 240 बच्चों के नाम पता रहेंगे क्या? वो हर एक बच्चे पे फोकस कर पाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। टीचर बहुत बेहतरीन होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि टीचर बुरे होंगे, लेकिन उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उन्हें वर्कलोड उतना है, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैनेजमेंट क्या चाहती है कि कम फैकल्टीज में मेरा काम हो, तो उसके लिए वर्कलोड बढ़ा देते हैं। तो अब ऐसा होते समय क्या होगा, क्लासेस होने के बाद वो हर बच्चे पे फोकस नहीं कर पाता। दूसरी बात, इसके कारण टीचर्स की इफिशियंसी जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, न चाहते हुए भी। इसमें टीचर्स का दोष नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक, फिर होता क्या है, पहले 2-3 महीने क्लास होते हैं एकदम बढ़िया, फिर एक टेस्ट होता है। फिर क्या होता है, एक टेस्ट। टेस्ट में फिर हर क्लास में बच्चे को लिस्ट लगती है। फिर कुछ बच्चों को अच्छे मार्क आते हैं, 5-10 बच्चों को, कुछ को कम आते हैं, सबको तो अच्छे आएंगे नहीं सबको। फिर ये जो ऊपर के जो बच्चे हैं सभी क्लास में के, इनको अलग कर दिया जाता है। मतलब इंस्टीट्यूट का फोकस इन टॉपर्स बच्चों पे चला जाता है जो भी है, तो इन बच्चों को वो अलग कर देते हैं और इनके लिए एक सेपरेट क्लास बना डालते हैं। ठीक, तो मुझे बताइए इंस्टीट्यूट की ड्यूटी क्या है या फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आए उन पे फोकस जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं करते। वो क्या करते, जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन पे फोकस शिफ्ट कर देते, उनके लिए अलग से क्लास बना लेते। नहीं, नो डाउट एक्सेप्टेड कि अच्छे मार्क्स है तो उन पे अच्छी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, नो डाउट, सही बात है।
लेकिन ऐसा करते समय दूसरों को एक हिसाब से ये बता दिया कि तुम्हारी लेवल नहीं है, यही मीनिंग हुआ इस चीज का। तो इन बच्चों को लेके एक बड़ा क्लास बन जाता है अलग से, और पूरा फोकस इंस्टीट्यूट का इस क्लास पे शिफ्ट हो जाता है। फिर बाकी क्लासेस आते हैं बच्चे, जाते हैं, कोई लेना देना रहता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है एज ए इंस्टीट्यूट कि ये जो अच्छे बच्चे हैं जिनका हमने क्लास बनाया है, इन बच्चों पे हम मेहनत लेंगे, इनका रिजल्ट आएगा, इनका फोटो फ्लेक्स पे लगाएंगे, उसे देख के और 200 बच्चे अपने पास आ जाएंगे, और जो कि आप लोग करते हो एज अ पेरेंट, है ना, समझ गए। तो होर्डिंग पे 4-5 ही फोटो रहते हैं, फिर भी अपन उसे देख के चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि कितने बच्चों में से उतने बच्चे पास हुए, ये हम सोचते हैं क्या? नहीं, दिस इज द डार्क रियलिटी। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स कम आते हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूट्स पढ़ाने में फोकस तो है, मैं नहीं बोल रहा कि पढ़ाते नहीं, अच्छा पढ़ा रहे, बढ़िया पढ़ा रहे, लेकिन पढ़ाने से सिर्फ होता है क्या? नहीं, बच्चों को जो पढ़ाया गया, अब समझिए एक स्टेट बोर्ड का बच्चा या सेमी इंग्लिश का, कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, है ना, कोई भी बैकग्राउंड से बच्चा आया है, अगर उसकी क्लास चालू हो गई कोई भी एक डेट से, सपोज 1 तारीख से क्लास चालू हुआ, आप टेस्ट ले रहे हो 45 डेज के बाद, ठीक। अब मुझे बताइए, हर बच्चे पे अगर हम ऐसा कर दें, अगर इंस्टीट्यूट ऐसा करता था, पहले दिन से हर बच्चे पे ध्यान देता था कि बेटा आज ये पढ़ाया गया, आपको इतना पढ़ना है, इतनी पढ़ाई करके आना है, तो मुझे बताइए ये जो 45 दिन बाद टेस्ट हो रहा है, हर रोज हर बच्चा सेम लेवल पे नहीं रहता था क्या? तो मार्क्स का डिफरेंस ही नहीं आता था। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा कि आफ्टर क्लासेस क्या होना चाहिए। सिर्फ लाइब्रेरी बना देने से हो जाएगा कि लाइब्रेरी में बैठो बोलने से हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चों को नहीं पता रहता कि पढ़ाई किस प्रकार करनी है और किस लेवल पे लेके जानी है। तो ये एज ए टीचर एंड एज ए इंस्टीट्यूट अपनी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि वो बताया जाए। तो सपोज अगर मैंने पहले दिन से ही बच्चों को बताया कि आज बेटा इसका ये पढ़ाया गया, इस सब्जेक्ट का ये, इस सब्जेक्ट का ये, इसका मॉड्यूल में इतना है, ये डीपीपी है, इसको इस तरीके से पढ़ना है और इसकी नोट्स ऐसे बनानी है, अगर ये प्रोसेस फर्स्ट डे से अप्लाई होते जाएगा तो बच्चे के मार्क्स कम आने के चांसेस एकदम रिड्यूस हो जाएंगे। अगर मैं ये सब टेस्ट के रिजल्ट के बाद डिसाइड करूं कि कौन होशियार है और कौन गधा, तो ये 45 डेज जो थे ये तो हर बच्चे के चले गए ना, वो तो नुकसान हो गया बच्चे का। इसीलिए एज ए इंस्टीट्यूट पहले दिन से मेहनत लेना बहुत जरूरी है। क्लियर? फिर होता क्या है, ये एक डार्क रियलिटी थी कि फोकस काय पे जाता है? रैंकर्स पे। फिर इंस्टीट्यूट इसको नाम देते हैं 2 कैटेगरी, एक होता है रैंकर्स और जो बाकी लोग हैं उन्हें बोला जाता है बैंकर्स। क्लियर? अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फॉलो अप लेना और बच्चों से पढ़ाई करवाने के लिए अलग से सिस्टम लगेगा, उसके लिए अलग से मैन पावर लगेंगे, उसके लिए कंसेप्ट लगेंगे, बराबर है, जो कि हर कोई कर नहीं सकता, तो इसलिए उस पर फोकस नहीं है। मेरे हिसाब से जब बड़ी एग्जाम की हम बात करते हैं तो 30% इज टीचिंग लर्निंग, 30% is teaching learning and 70% depends on what happens after teaching learning. टीचिंग लर्निंग होने के बाद बच्चों पे क्या मेहनत होती है उस पे उसका रिजल्ट डिपेंड करता है, और ये मेहनत कंसिस्टेंटली 2 साल चलनी चाहिए। कितने साल? 2 साल। ये नहीं होता है, इसलिए क्या है, अपने यहाँ के बच्चे जाते जेईई नीट के लिए है बेचारे सपना लेके, और एंड में 1 साल बाद एमएसटी सीईटी दे देते हैं। ये हो रहा है, क्या दे देते हैं? एमएसटी सीईटी। तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है क्या? इसके बारे में आपका काम नहीं है क्या पूछना? दूसरा, जब आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो आपको बहुत सारी वर्बल कमिटमेंट होती है, कमिटमेंट्स। अब कमिटमेंट्स के बारे में, हम ऐसा करवाएंगे, वैसा करवाएंगे, ऐसे रिमीडियल क्लासेस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे एंड ऑल दैट। पर ऐसा सच में ये कमिटमेंट फुलफिल होती है क्या? आपके पास क्या प्रूफ रहता है कमिटमेंट्स का? कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई रिटर्न में देना नहीं चाहता। अब रिटर्न में आपके पास रहता नहीं तो आप भी क्लेम नहीं कर सकते। इन सारी प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान होता है मिडिल क्लास बच्चों का या फिर मिडिल क्लास पेरेंट्स का। क्यों? क्योंकि उनका बजट फिक्स होता है, वो 11वीं 12वीं पे एक ही बार पैसा खर्च कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं, यहाँ नहीं पटा तो दूसरी जगह क्लास लगा लेंगे। लेकिन जो अपने जैसा मिडिल क्लास बच्चा होता है वो फिर से ट्यूशन नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका पैसा अटका हुआ रहता है।
और वो एक ही चीज़ के लिए दोबारा पैसे खर्चा करने की ताकत नहीं रखता। तो यहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मैंने खुद ऑब्जर्व किया ये चीज़ें इंस्टीट्यूट्स में रहते हुए। तो इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को देखने वाली चीज़ें यही है कि कितने बच्चे हैं, फैकल्टीज़ कैसी है, कितने बच्चे और आपके बच्चे पे क्या मेहनत होने वाली है। इन 3 चीज़ों पे आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। आप अपने आजू बाजू में भी ढूंढ सकते हो, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो सकता है, छोटा बड़ा, जो अच्छे से करने के लिए तैयारी हो, उनके पास क्वालिफाइड स्टाफ हो, तो वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा कि मेरे तरफ ही एडमिशन लो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन मेरा कहना यह है कि बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने से पहले थोड़ा अवेयर होके जाइए, उनसे सवाल पूछिए कि कैसा क्या होने वाला है, आपके बच्चे के साथ पूरे 2 साल जस्टिस होगा कि नहीं होगा। फिर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बच्चे के मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट को बोलते हैं आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं, इसलिए उसके मार्क्स आते ही नहीं। पेरेंट्स भी बोल देते हो मेरा बच्चा घर पे पढ़ता है। वो कैसे पढ़ेगा, उसे गाइडलाइन ही प्रॉपर नहीं मिल रही है, उसे गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो मोटिवेट ही नहीं हो रहा है पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ेगा कैसे। उसमें उसकी गलती कहाँ है। बच्चों की गलती रहती है, नो डाउट, आजकल के बच्चे बहुत लालची हो गए, लेकिन जो बच्चा करना चाहता है लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा मैं किस प्रकार स्टार्ट करूं और कैसे मेंटेन करूं, तो वो कैसे कर पाएगा, बराबर। तो ये चीजों में सोचना जरूरी है। फिर इन चीजों को बदला कैसे जा सकता है उसके बारे में मैंने सोचा और हमने डिस्कशन किया कि इन चीजों को बदले कैसे, है ना। फिर क्लासेस की क्या कहानी होती है, क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों होते हैं 10वीं के बाद फटाक से क्लासेस स्टार्ट। अगर आपको जेईई नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करना तो जल्दी शुरुआत करना जरूरी है। मतलब जल्दी शुरुआत मतलब ज़्यादा समय, लेट शुरुआत मतलब कम समय। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं रिजल्ट के बाद देखूंगा। रिजल्ट के बाद क्यों देखना है, 10वीं के परसेंटेज के बेसिस पे आप डिसाइड अगर कर रहे होंगे बच्चे का कि ये जेईई कर सकता है कि नीट कर सकता है, तो ये सबसे गलत बात है। बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से सोचे, उसे साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, मैथ्स अच्छा लगता है वो जेईई कर सकता है, बायो अच्छा लगता है पढ़ने में तो वो नीट कर सकता है। इतना ही सोचना है आपको, परसेंटेज के बेसिस पे मत सोचिए। परसेंटेज डजंट डिसाइड कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। परसेंटेज सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो बताता है कि कितनी पढ़ाई उसने की 10वीं में। हो सकता है किसी बच्चे ने 10वीं में पढ़ाई कम की, वो 11वीं 12वीं में एकदम से पढ़ाई कर जाए, और ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे ने 10वीं में बहुत पढ़ाई की, बहुत मार्क्स है, और 11वीं 12वीं में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये सोच थोड़ा सा बदलना जरूरी है, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचिए। फिर इन बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करना जरूरी है क्या, हाँ बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अपना बच्चा बाहर निकलते समय कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बदल रहा है। बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब उसके बाद नॉलेज होगा, वो कॉम्पिटिटिव इनफ होगा। तो वो चीज़ों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। क्लियर। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि इन चीज़ों को बदलने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। हमने, हमारे कुछ फ्रेंड्स फैकल्टीज हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च किया कि उनका कहना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे तो आउटपुट ज़्यादा आता है। मिनिमम स्टूडेंट्स रहे तो आउटपुट ज़्यादा आता है। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम को बदलने के लिए, जो ये गलत हो रहा है उसको बदलने की कोशिश है ये। हमने क्या किया, जेईई की एक ही बैच 60 की डिसाइड कर दिया, नीट की भी 60 की डिसाइड कर दिए, एमएसटी सीईटी की भी 60 की। चलो ये हो गया। अब 60 की बैच होगी। फिर हमने क्या किया, सिंपल सिस्टम लगाई कि पहले क्लास होंगे, है ना, सुबह 8 से 2 तक क्लास हो जाएंगे। इस क्लासेस के एंड में सब बच्चों को बताया जाएगा, हर बच्चे को बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का क्या पढ़ाया गया बेटा, कैसे पढ़ना है, किस लेवल पे लेके जाना है। फिर उसकी शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगी, उसकी A4 नोट्स कैसे बनेंगी, और ये रोज की टास्क रहेगी, आज का पढ़ाया हुआ कल करके आना ही पड़ेगा बच्चे को। इससे क्या होगा, हर बच्चा एक जैसे पढ़ते रहेगा। तो दूसरे दिन अगर नहीं आया तो उसे अलाउ नहीं करेंगे हम, मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली करवाना है। फिर वो करेगा कहाँ पे, लाइब्रेरी में बैठ के करना है क्या, नॉट नेसेसरी, वो कहीं पे भी कर सकता है। आफ्टर क्लासेस वो घर जाके फ्रेश होके करे, चलेगा। अपना मोटिव क्या है, उसने करना चाहिए, उसे जिस एटमॉस्फेयर में अच्छा लगता है उसने वहाँ पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, जैसा बताए वैसा पढ़ना चाहिए, जैसे हम डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। और ये चीज़ अब पूरे 2 साल कंटिन्यूस अगर हो गई तो उसका रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। हर हफ्ते में वीकली टेस्ट अलग से होगी, बोर्ड्स का सिलेबस पैरेलली पढ़ाया जाएगा, बोर्ड्स की नोट्स अलग से मिलेगी, बोर्ड्स के थ्योरी पेपर अलग से होंगे उनके, बराबर, साल भर कंडक्ट। तो इससे क्या होगा, उसका बोर्ड्स का भी मेंटेन हो जाएगा और एंट्रेंस का भी मेंटेन। नहीं तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आफ्टर दिवाली पढ़ाना शुरू करते, दिवाली के बाद पढ़ना शुरू करते, फरवरी में बोर्ड्स की एग्जाम रहती, 3 महीने में बोर्ड्स कवर कराने की बात करते। सच्ची में 3 महीने में बोर्ड्स कवर होता है क्या, कितना सारा कंटेंट है 12th के बोर्ड का। तो ये सारे ड्रॉबैक्स ओवरकम करना चाहिए।
अब सीईटी के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट सीईटी के नाम पे भी गड़बड़ कर रहे हैं, अपने यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट्स। सब इंस्टीट्यूट फोकस करते हैं बोर्ड्स पे, बहुत पढ़ाते हैं बोर्ड्स, और लास्ट में सैटरडे संडे को बोलते हैं कि एमएसटी सीईटी का क्लास होगा, और इसकी फीस अलग बताते, इसकी फीस अलग बताते। ऐसा क्यों? बोर्ड्स और सीईटी, बोर्ड्स पे ही बेस सीईटी है ना, तो उसके अलग से फीस बताने की जरूरत क्या है? वही बोर्ड्स है, उसी पे सीईटी है। तो रेगुलर जब रोज क्लास होता है तो तभी उसके सीईटी के क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए जा सकते? साथ में ही हो सकता है ना, तो ये भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अलग से चार्जेस ले रहे हैं सीईटी का क्योंकि मटेरियल दे रहे हैं, ओके चलेगा, लेकिन जो भी बच्चे, उनका रेगुलर क्लास होना चाहिए ना सीईटी का, रोज बताया जाना चाहिए उनको कि इतना पढ़ना है, ये क्वेश्चन से इतना करके आओ। ठीक है, आप रोज नहीं क्लास ले रहे तो पढ़ता हो तो सही, मंडे टू थर्सडे फ्राइडे तक, फिर सैटरडे संडे उस सब पे आप रिवीजन लो, उस सब पे आप क्वेश्चंस लो, चलेगा। लेकिन एक प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम तो होनी चाहिए। लेकिन वैसा नहीं होता, पूरा बोर्ड्स पे फोकस कर देते दोनों साल, फिर बोलते लास्ट में हम 40 दिन में एंट्रेंस करवा देंगे। अरे 2 साल की पढ़ाई को आप 40 दिन में करने की बात करते हो, ये तो क्रैश कोर्स की बात हुई। और क्रैश कोर्स किसके लिए रहता है? जिसने ऑलरेडी कुछ पढ़ा है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो 40 दिन में कैसे समझ पाएगा चीजों को? समझ रहे? तो इन सारी चीजों को सोचना एज अ पेरेंट आपका काम है, और ये क्लियरिटी लाइए आप कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही है जो आपके बच्चों का करियर डिसाइड करेगा, ये आपको बच्चों को भी बताना जरूरी है। 11वीं को रिलैक्स ईयर मत समझने दीजिए इनका, 11वीं रिलैक्स ईयर समझने की भूल मत करना। 90% वाला बच्चा भी अगर 11वीं को रिलैक्स ईयर समझ जाए ना, तो फिर से उस फ्लो में आ ही नहीं पाता, इतने कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो 11वीं को भी सीरियसली लेना सिखाइए बच्चों को, बराबर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट 11वीं के 4-5 यूनिट पढ़ा देते, 12वीं का शुरू कर देते। और क्यों ऐसा करना? 11वीं का जितना कंटेंट है सिलेबस में, एटलीस्ट सीईटी में जितने चैप्टर उतने पढ़ाओ, नीट जेई में जितने उतने पढ़ाओ, पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे को नेशनल लेवल के एग्जाम में इसलिए उतारना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 11th एंड 12th दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ से उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा जिसकी बेसिस वो आगे चल के एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई करते समय घबराएगा नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस लेवल की प्रिपरेशन करी होंगी और उसको एक हैबिट बन चुकी होंगी ज़्यादा पढ़ाई करने की, ज़्यादा ड्यूरेशन की पढ़ाई की। तो इन चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समझिए, एज अ पेरेंट आपका काम है इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को फॉलो करना और इन चीज़ों के लिए तैयार रहना एज अ पेरेंट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताना था। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन इसलिए लेना चाहिए कि टाइम ज़्यादा मिले, बराबर। और ये जो चीज़ें मैंने बताई ये हमारे इंस्टीट्यूट की जो भी वेलोसिटी की, तो हमें पता है हमारी एडमिशन्स फुल हो रही है, लेकिन पेरेंट्स में अवेयरनेस लाना भी ज़रूरी है। हम ये नहीं चाह रहे कि सब पेरेंट्स हमारे पास ही एडमिशन ले, नहीं, हमारी सीट्स कम ही है, 60 बस। हमारा होने के बाद हमारी बैचेस फुल हो गई, सपोज हमारे यहाँ नहीं मिली, लेकिन आप दूसरा भी इंस्टीट्यूट ढूंढो तो ये चीज़ें वहाँ पे पूछ सको कि ऐसा ऐसा होगा क्या, फिल्टरेशन होगा क्या। फिल्टरेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच, अच्छे बच्चे अलग, वीक बच्चे अलग, नहीं, वीक पे फोकस करके उन पे मेहनत क्या हो रही है ये भी बताया जाए ना। अलग तो कर दिया, लेकिन उन पे फिर एफर्ट्स कैसे ले रहे हैं ये बताते हैं कि इंस्टीट्यूट्स नहीं बताते। तो इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को ढूंढना चाहिए एज अ पेरेंट्स, तब जाके एडमिशन लेनी चाहिए, ना कि बस बोल दिया हो गया। आजकल तो एक नया ट्रेंड है, इतने % स्कॉलरशिप है, ले लो एडमिशन। अरे सिर्फ फीस के बेसिस पे एडमिशन लोगे आप, फिर 6-8 महीने बाद जब बच्चे को तकलीफ होगी तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, कुछ नहीं कर पाओगे ना। आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो भी इंस्टीट्यूट में बच्चे अवेलेबल है, किसी को न बताते हुए बैक एंड पे उनका फीडबैक ले लो, आपको डार्क रियलिटी और अच्छे से पता चल जाएगी। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, फीडबैक लीजिए। मेरे पास तो ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे डिप्रेशन में चले गए और नुकसान हो रहा है, तो बहुत गलत बातें बता रहे हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। इसीलिए ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बच्चों से ही आए हुए फीडबैक है, बच्चों से ही मिली हुई रियलिटी है, पेरेंट्स के ही फीडबैक है, जिसे मैंने एक कलेक्टिवली बनाया और आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो इन चीज़ों को समझिए। होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेरी है, डाउट्स है, डिफिकल्टी है, तो आप करियर गाइडेंस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो, ऑफिस पे आ सकते हो। इसलिए नहीं कि हमारे एडमिशन लेनी होगी तभी आइए, नहीं, जो भी डिस्कशन करना हो फ्रेंडली उसके लिए आप आइए। और पेरेंट्स एक गलती ये भी कर रहे हैं, उनको अपने बच्चे के एडमिशन अच्छे चाहिए, भविष्य अच्छा चाहिए, लेकिन उसके लिए समय नहीं निकाल रहे हो, उसके डिसीजन के बारे में डिस्कशन के लिए वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी गलती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए,
डिस्कशन के लिए हमारा ऑफिस हमेशा ओपन है। आफ्टर 5 और 6 PM आप कभी भी आ सकते हो। पंचवटी पे ऑफिस है अपना, कभी भी आइए, डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट्स है या बच्चे के मन में डाउट्स है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट बच्चों के एग्जाम्स है, लेकिन एग्जाम के बीच में बच्चा 1 घंटा कैसे भी निकाल सकता है, पेरेंट्स भी 1 घंटा कैसे भी निकाल सकते हैं। हम ये भी बताते हैं कि पेपर कैसे लिखना, पढ़ाई कैसे करना है, ऑल दैट, उस पर वीडियो भी आएगा। क्लियर। बाद में एग्जाम्स के दौरान हमें पेपर के एनालिसिस के भी वीडियो आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझिए और डिस्कशन के लिए आइए। हमारा कहना यही है कि पेरेंट्स शुड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। बच्चों ने भी उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए। जिसने कई क्लासेस लगाए थे उनके एक्सपीरियंस क्या, उससे एक्सेप्ट कीजिए, उससे सुनिए, बराबर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझ के, सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर फाइनल डिसीजन लीजिए एडमिशन का, चलेगा। क्लियर। हमारी एडमिशन लाइन्स ओपन है टिल 15 मार्च। 15 मार्च तक हमारा इनटेक फुल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 60% एडमिशंस हो चुकी है, तो अदर एडमिशंस विल गेट फुल टिल 15 मार्च। तो जिन भी पेरेंट्स को लगता है आके बात करना, उन्होंने आके प्लीज बात करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। आज का वीडियो थोड़ा छोटा बनाया, मराठी वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, 30-35 मिनट्स का हो गया था, तो ये हिंदी में बनाया है। कुछ पेरेंट्स हैं जिनको हिंदी में चाहिए था, इसलिए। ओके, ठीक है। तो थोड़ा डार्क रियलिटी को समझिए, फिर इस रियलिटी को समझ के फिर डिसीजन लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।